नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश की अलग अलग पार्टियों ने अभी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में चुनाव तो 2022 में होने हैं, लेकिन नेताओं ने अभी से इसके लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अब ओवैसी ने तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए अब नए नए गठबंधन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में अपनी सियासी जमीन की तलाश में है और इसी सिलसिले में उन्होंने सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और यह सियासी संकेत दिया है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन ला सकते हैं। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, इस तरह के संकेत दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि शिवपाल यादव की तारीफ भी की है और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो बहुत जल्द शिवपाल यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में एक छोटा गठबंधन एक फ्रंट बनाने की कोशिश की थी असदुद्दीन ओवैसी ने और उसका नतीजा भी उनको मिला कि वो 5 सीटें बिहार में जीत गए थे, तो इसी तरीके का एक गठबंधन ओवैसी अब यूपी में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। क्या कहा ओवैसी ने जब वो ओम प्रकाश राजभर से मिले, मुलाकात की, क्या बात हुई, देखते हैं ओवैसी क्या कहते हैं। शौकत साहब ने उनसे मुलाकात की थी। हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे। वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश के बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की जाती कोशिश की बिना पर वो पहले अलायंस हो चुका था। हमारा देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से अलायंस हुआ था। उस वक्त कुशवाहा साहब ने बीएसपी को, राजभर साहब को लेकर एक अलायंस बना चुके थे। बाद में उन्होंने हमको दावत दी, हम उसका हिस्सा बने। तो वो अलायंस था बिहार के तक। अब यूपी में क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहां पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है। तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं। मुझे पता है कि ये देश तोड़ने। और इससे पहले कल आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसके साथ ही यूपी के लोगों से यह वादा भी कर दिया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनती है तो यूपी के लोगों को भी दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली पानी देंगे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने दावा किया। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो हम यूपी में बिजली पानी फ्री देंगे 24 करोड़ जनता को। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया, साफ तौर पे कह दिया। फ्री बिजली, फ्री पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए यूपी के लोगों को? ये संभव है क्या? फ्री चिकित्सा क्यों नहीं मिलनी? इससे फिर विकास का मॉडल प्रभावित नहीं होगा? अगर बिजली पानी फ्री में अगर आप 24 करोड़ लोगों के लिए बिजली पानी फ्री कर देंगे तो फिर बाकी विकास प्रभावित नहीं होगा? बाकी कामों के लिए पैसा कहां से आएगा फिर? पहली बात तो 24 करोड़ लोग नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में आप निकालिए और उसके हिसाब से एक एक आंकड़े पे जिस दिन आप बात करेंगे, मैं आपके साथ बैठ के इस पे पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि कैसे हम दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2022 में होने हैं, लेकिन इसको लेकर वार पलटवार जारी है। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी ने यूपी के चुनाव में उतरने का ऐलान किया था तो इसको लेकर भी यूपी में सियासी वार पलटवार हुए थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी पर वार किया, जिसका जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया।
तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना संकट में जब पूरी तरह से दिल्ली डूब गया था तो बचाने के लिए उन्हें आगे नहीं आना पड़ता। वह असफल मुख्यमंत्री हैं। 2 करोड़ की आबादी की सेवा करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के सपने मुंगेरी लाल की तरह न देखें। देश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो 70 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं ने स्कूल अस्पताल की बात करनी शुरू की। उनके मुंह से स्कूल अस्पताल की बात निकलना शुरू हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की हालत बहुत खराब है। अपराध के मामले में राजनीति और अपराधी मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अचानक प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए और उन्होंने स्कूल पे खास तौर से बात रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो काम उनकी सरकार ने तथाकथित रूप से किया है उसके लिए अपनी सरकार का काफी गुणगान किया। सरकार का गुणगान करने से स्कूल नहीं सुधरते। सरकार का गुणगान करने से अगर स्कूल सुधरते तो सारी पार्टियां स्कूल सुधार चुकी होती। तो कल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है और आज ओवैसी नए सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आए हैं। यानी कि अब जो अंदाजा है वो ये लगाया जा रहा है कि नया विपक्ष एक तरीके से यूपी को मिलने वाला है और विपक्ष की संख्या यूपी में बढ़ने वाली है। इसके साथ ही अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी अब यूपी की राह चल पड़े हैं, लेकिन कितने फूल होंगे, कितने कांटे होंगे, ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने जो यूपी का दांव खेला है, क्या यह समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और बीएसपी यानी कि मायावती का खेल खराब कर सकता है? ओवैसी की एंट्री से क्या योगी को फायदा मिलेगा? क्योंकि इस तरह के आरोप लगते रहे कि ओवैसी योगी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। और जैसा कि संजय सिंह ने कहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे, इस वादे के साथ हम चुनाव में उतरेंगे, तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या दिल्ली मॉडल के भरोसे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इन चुनावों में उतर रही है? इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है। इस वक्त मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और अजमल खान साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता AIMIM। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा अजमल खान साहब आपसे है। नए सियासी समीकरण तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो जीत मिली नए सियासी समीकरणों से, अब सर आपको आवाज मिल रही है? अजमल साहब आवाज मिल रही है मेरी? नए सियासी समीकरण तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो जीत नए सियासी समीकरणों से, सर आपको आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ऑडियो चेक करें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर समीर सिंह के पास चल रहा हूं। डॉक्टर समीर, अब 2 नई पार्टियां उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर दस्तक देने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने कल ऐलान कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने भी आज मुलाकात की है सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष के साथ और एक नया समीकरण, एक अलग फ्रंट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब यूपी की लड़ाई जो है वो दिलचस्प होने जा रही है आने वाले वक्त में। मैं अनुराग जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि मुझे शायद मुझे अनुराग जी की आवाज शायद नहीं मिल रही है। मैं आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी आवाज मिल रही है। अनुराग जी नया ऑपोजिशन अब और तैयार हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं, नया गठबंधन बना रहे हैं और पहले से ही जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसको किस चुनौती की तरह देखते हैं आप? देखिए, समाजवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गठबंधन आ रहा है, कौन चुनाव लड़ना चाहता है, कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, जो चाहे वो लड़ सकता है।
लेकिन समाजवादी का गठबंधन तो पहले से ही बना हुआ है। समाजवादी पार्टी तो ऑलरेडी गठबंधन में है। हम विकास के साथ गठबंधन में है, हम रोजगार के साथ गठबंधन में है, हम किसानों के साथ गठबंधन में है, महिला सम्मान के साथ गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकासशील प्रदेश बनाने के गठबंधन में है। तो हमने 2012 में 17 में करके दिखाया है। तो हमने 2012 से 17 में जो हमने विकास का गठबंधन जो आपको देखने को मिला समाजवादी के पास, वही उसी मॉडल पे हम इलेक्शन लड़ेंगे 2022 का। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे जो गठबंधन है समाजवादी गठबंधन को जिताएगी, जो कि 2012 से जो समाजवादियों ने काम किया है वो आज तक भारतीय जनता पार्टी या तो उसका फीता काट रही है या उद्घाटन कर रही है या उसका नाम बदल रही है। बस इससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि हम इतना काम कर गए थे, स्टार्ट कर गए थे और कर गए थे, सारा काम कर गए थे कि आज तक फीता काटते काटते उनका पूरा दिन गुजर जाता है। तो आप समझ लो कि समाजवादी पार्टी विकास वाली पार्टी है, विकास के साथ उसका गठबंधन है। तो हम अपने गठबंधन में पूरी तरह से एकदम तैयार हैं और उसी गठबंधन से हम काम करेंगे। और सामाजिक न्याय के लिए और समाज को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, चाहे पुलिस कितनी भी लाठियां बरसाए, हम लाठियों से नहीं डरने वाले। हम महिला सम्मान के लिए और प्रदेश की जनता के लिए और किसान के लिए रोड पे बने रहेंगे हमेशा। ठीक है, मेरे साथ अजमल कुछ भी कर ले। ठीक है, अजमल खान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास चल रहा हूं। अजमल साहब, नए सियासी समीकरण तलाश रहे हैं यूपी में, क्योंकि बिहार में भी एक छोटा मोर्चा बनाया था ओवैसी साहब ने, जिसमें सुहेल देव समाज पार्टी भी थी, बीएसपी भी थी, AIMIM भी थी। क्या ऐसा ही कोई एक गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है यूपी में? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने साफ कहा है कि हम छोटी पार्टियों के साथ समझौता करेंगे। अब ये राजनीतिक समझौते हैं, जिन लोगों को हमारी बात अच्छी लगेगी, हमारी विचारधारा अच्छी लगेगी, उनसे हमारा समझौता होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए पहले से ही कहा जा चुका है कि हम यूपी में 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर सिंह, क्या बीजेपी के लिए कोई चुनौती है? अभी तक तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी थी, पिछली बार बड़ा इलेक्शन आपने जीता, अभी जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में भी बीजेपी का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन आने वाला वक्त अभी 1.5 साल का वक्त है। 1.5 साल के वक्त में कुछ और नई पार्टियां इंट्रोड्यूस हो रही है बीजेपी। अब यूपी के चुनाव में आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली मॉडल बहुत ज्यादा सफल रहा, और उसी दिल्ली मॉडल के भरोसे आम आदमी पार्टी अब यूपी में आ रही है और वैसे भी तैयारी में पूरे गठबंधन के साथ। आम आदमी पार्टी तक का कोई अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ओवैसी अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं, और ओवैसी आज से नहीं पहले से जो उनकी नफरत की राजनीति है, जो उनके बांटने की राजनीति है, और आज उन्होंने कहा हम दिल मिलाने आए हैं। मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं कि ओवैसी का दिल पहले से काला है। जिसका दिल भारत माता का सम्मान नहीं करता, भारत का सम्मान नहीं करता, वो कभी किसी राजनीतिक दल से उसका दिल नहीं मिल सकता। आज उन्होंने राजभर से बात की है। ओवैसी पहले भी चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें खारिज किया है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अनुराग भदौरिया जी को। भदौरिया जी को शर्म करना चाहिए। अभी बाई इलेक्शन की चर्चा जिसकी आपने की है, उन्नाव के अंदर जो सीट थी वहां 70,000 से ऊपर मुस्लिम मतदाता थे। उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 से अधिक अंतर से जीती और मुस्लिम बूथों को हमने जीता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का अभियान सबका साथ सबका विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है, और हमने जो काम नहीं, किया लेकिन डॉक्टर समीर सिंह देखिए, लोकतंत्र है और कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, तो फिर आपको तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। आइए और लड़िए। फिर आपके मंत्री इस तरह की बयानबाजियां अभी से क्यों कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ उन्होंने कल ऐलान किया ना आम आदमी पार्टी ने कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से सियासी हमले तेज हो गए। डिप्टी सीएम कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिद्धार्थनाथ सिंह कुछ और कहते हैं, श्रीकांत शर्मा कुछ और कहते हैं। खुले दिल से स्वागत कीजिए, आइए लड़ने दीजिए, जिसमें ताकत होगी जीत ले जाएगा मैदान। लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सबको लड़ने का अधिकार है। जो भारत का नागरिक है, पागल और दिवालिया नहीं है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ा सकता है। राजनीतिक पार्टी मैं इतना जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जिसको प्रभारी बनाया संजय सिंह को, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुल्तानपुर से, पानी बिजली की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गली में 5 रुपया उन्होंने खर्च किया हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश के लोगों को भरमाया नहीं जा सकता है, फुसलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के विकास के मॉडल को पसंद कर रही है, उसका परिणाम रहा है। बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई। अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करने डर के नाते नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में सभा नहीं किया।
पहली ऐसी कोई पार्टी होगी जो विपक्ष में होगी और बाई इलेक्शन में प्रचार करने न जाए। सरेंडर हो गई है। आम आदमी पार्टी और राजभर और ओवैसी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। ये दिल्ली के अंदर उनको प्रश्रय देते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो भारत माता के खिलाफ नारा लगाते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, उनको संरक्षण देने वाली है आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसका फैसला तो जनता कर लेगी सर। इसका फैसला तो आप पब्लिक पर छोड़ दीजिए। इसका फैसला पब्लिक पर छोड़ दीजिए। आने तो दीजिए, मैदान में लड़ने तो दीजिए, क्या दिक्कत है? कहाँ रोक रहे हैं? हम कहाँ रोक रहे हैं? हम रोक नहीं रहे। हम तो यह कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं, जो संजय सिंह जी कह रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से यानी कि तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस बड़ी खबर पर सबसे पहले हम जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पिछले दिनों से नाराज चल रहे थे और जो एक रैली हुई थी, ममता बनर्जी ने जो रैली की थी मिदनापुर में, उस रैली में भी शुभेंदु अधिकारी शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी बड़े प्रोफाइल के मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया था। उनके दो भाई जो सांसद हैं टीएमसी से, वो भी मिदनापुर की उस रैली में नजर नहीं आए थे और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से दूरियां बढ़ गई हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अभी तक वो बने हुए थे, लेकिन नाराजगी भी उनके साथ ही साथ बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि उनको मनाने की किसी तरह की कोशिश नहीं की गई थी और ये भी कहा गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि जो लोग मेहनत करते हैं टीएमसी में उनको नहीं पूछा जाता है। तो चलिए वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं और इस वक्त मेरे साथ एक और नए मेहमान वैभव माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। अब एक नया राजनीति का मैदान है जिसमें आम आदमी पार्टी उतरने का ऐलान कर चुकी है। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? दिल्ली मॉडल की बात हो रही थी संजय सिंह जी से, जब मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे हम दिल्ली मॉडल को लेकर यूपी में जाएंगे, यानी कि यूपी में भी फ्री का वादा करेंगे। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार प्लीज चेक कीजिएगा जरा। मुझे लगता है कि शायद उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, अब चूंकि देखिए एआईएमआईएम भी आ रही है, यानी कि ओवैसी भी उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, तो जो यूपी की राजनीति के जानकार हैं उनका यह मानना है कि ये लोग आएंगे तो वोटों में बिखराव होगा विपक्ष के, जिसका सीधे तौर पर विपक्ष को नुकसान होगा और इसका फायदा योगी को होगा। आप किस तरह से देखते हैं इसको? जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है। और 4 साल के करीब सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई, उसके पहले हमारी समाजवादी की पार्टी की था। तो लोग कंपेयर कर लेते हैं कि 5 साल में समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया था और 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का विकास किया और आपस में एक दूसरे के अंदर में भाईचारा खत्म करने का विकास किया और यहाँ पे अपराध का विकास हुआ। जब समाजवादी पार्टी यहाँ पे थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे थे, रोड्स बढ़ रहे थे, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मजबूत हो रहा था, यहाँ पे पुलिस सिस्टम मजबूत हुआ, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता भी मिला और हमने काफी इंडस्ट्रीज भी लेके आए। तो उनको अच्छी तरह पता है। मेट्रो भी चलाई हमने, यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत समाजवादियों ने की है, मेट्रो बना के दिए। यहाँ पे हमने यहाँ पार्क, स्टेडियम, न जाने कितने स्टेडियम, न जाने कितने पार्क, न जाने कितनी रोडें, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लाइन से जोड़ दिया, एक्सप्रेस वे से लेके क्या क्या नहीं किया। तो इसलिए हम जानते हैं कि और जनता जानती है उत्तर प्रदेश की कि विकास की राजनीति अगर कोई करता है तो समाजवादी लोग करते हैं और समाजवादी लोग ही ऐसे हैं जो वक्त आने पे जनता के साथ खड़े होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर रोड पे कोई है तो समाजवादी है, अगर किसानों के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी खड़ा है। भले लाठी बरसा रहे हैं, हमें जेल भेज देते हैं, ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे घर के आगे ही ना पुलिस लगाते हो या हम लोगों को लेके बैठाते ना हो 8-8, 9-9 घंटे
और कई बार तो जेल भेज देते हैं, फिर भी जेल में रह के आराम से सुबह आ जाते हैं। भाई कोई मारपीट तो करते नहीं है, लेकिन फिर जेल भेजते क्यों है, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जेल इसलिए भेजते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उन्हें पता है कि ये विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको रोकना जरूरी है। तो हम लोग लेकिन अनुराग जी एक चीज है, अनुराग जी हमें हराने वाली है अभी लेकिन हाल फिलहाल में जो दिखा है उसमें तो मतलब अगर मैं पूरे देश के लिहाज से भी बात करूं, सारी बातें कवायद है, ये सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी को तो सत्ता में आना ही है, समाजवादी पार्टी को जनता जिताएगी, ये तय मान के चलिए। बात बाकी देखो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी आके इलेक्शन लड़ सकते हैं, पूरा देश सभी का है, कोई भी कहीं जाके इलेक्शन लड़े, कोई कहीं जाके जीते, यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कोई कहीं जाके इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी का काम बोलता है और हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। कौन यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना जैसे अर्जुन के तीर लगाए रहता है निशाने पे, उसी तरह हम लोग अपने जनता के काम को कैसे आगे ले जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए, इस पे काम करते हैं। ठीक है, मैं वैभव माहेश्वरी जी के पास चल रहा हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संपर्क उनसे हो गया है। वैभव जी, ऑलरेडी यूपी में बड़े खिलाड़ी हैं और यूपी जो स्टेट है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा स्टेट है और कहते हैं कि जो सेंटर का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। बड़े खिलाड़ी हैं ऑलरेडी यूपी में, तो क्या प्लानिंग है यूपी को लेकर? आपने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किस तरीके से यूपी में रणनीति आगे बढ़ाएंगे? क्या फ्री के भरोसे उतर रहे हैं, फ्री बिजली पानी का वादा करेंगे और वोट मिल जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप यूपी में? देखिए, फ्री को जो है बहुत नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है जो हम लोग वहां पर देते हैं। फ्री शिक्षा, फ्री इलाज। इस समय ओम प्रकाश राजभर कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। तो हमारी ताकत थी, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी ने हमसे समझौता भी किया था। हमारे पास ताकत नहीं होता तो समझौता भी नहीं करती और हमको अपने साथ नहीं लेती। आज मोर्चे को हम लोग उस लायक बना चुके हैं तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, जो कि सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हमारी ताकत थी इसीलिए बीजेपी ने हमसे समझौता किया और हमारी ताकत थी इसीलिए अब ओवैसी हमारे साथ समझौता कर रहे हैं और यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। वैभव जी, आपकी आवाज नहीं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, वैभव जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि उनको चेक एक बार किया जाए। मैं अजमल खान साहब के पास चल रहा हूं। अजमल साहब, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए आप पहले, वैभव जी। को बड़ा नेगेटिव तरीके से प्रचारित किया जाता है, जबकि सच ये है कि फ्री शिक्षा और फ्री इलाज एक तो इस देश में सब हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। हमने इसका दायरा और बढ़ाते हुए बिजली और पानी को भी इसमें शामिल किया है और सार्वजनिक परिवहन तक को शामिल किया है। कोई भी सरकार या पार्टी कोई चीज फ्री नहीं देती। असल में नागरिक अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरता रहता है, लेकिन बदले में उसको आज तक कुछ मिला नहीं है। तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, बस उसी टैक्स के पैसे को लोगों को वापस कर रही है। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखिए इतनी असमानताएं हैं कि दिल्ली और गाजियाबाद जो बिल्कुल लगा हुआ है, तो जहां देश की सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर, वहीं देश में सबसे महंगी बिजली गाजियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। स्मार्ट मीटरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अभी कोरोना के समय में देखने में आया कि यहाँ के अस्पताल में सक्षम नहीं है लोगों का इलाज कर पाए। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बड़ी खराब है। स्कूलों की हालत देख लीजिए, मवेशी अगर उसके अंदर दिखाई पड़ेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। शिक्षक नहीं मिलेंगे, मवेशी मिलेंगे। और बहुत ही ज्यादा कानून व्यवस्था की हालत खराब है। महिला सुरक्षा पर आए दिन आपको घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पूरा अखबार जो है वो खून से रंगा होता है। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली जैसा नहीं बन सकता? हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही संभावनाओं वाला प्रदेश है। इसको दिल्ली से भी और देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश के रूप में बदला जा सकता है। अगर यहाँ जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छी इच्छा शक्ति की और एक साफ सुथरे राजनीतिक विकल्प की। हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के इस गैप को भरने में कामयाब होगी और वो सब कुछ दे पाएगी जो यहाँ के टाइम है आपके पास। 1.25 साल से कम का वक्त है यूपी के चुनाव में।
टाइम है आपके पास इन सबको करने के लिए? संगठन खड़ा करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा, लोगों के बीच पहुंच बनानी पड़ेगी। 1.25 साल का वक्त है कुल। पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो हमारा जो संगठन है वो लोगों से बनता है। दिल्ली में भी लोगों ने जिताया, लोगों ने ही जाकर कैंपेनिंग करी, लोगों ने एक दूसरे को बताया कि आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली मुफ्त हो जाएगी, लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी आएगी तो शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो ये उम्मीद लोगों को ये मजबूर करेगी कि वो एक दूसरे को बताएं। इसके अलावा दिल्ली में लगभग 30 से 35 लाख उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं जो वहां की सुविधाओं को उसका उपयोग कर रहे हैं। वो जरूर अपने घर में फोन करके लोगों को बताएंगे कि हमारे को यहाँ पर ऐसी चीज सुविधाएं मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाओ तो तुम्हें भी मिलेंगी। उनका जरूर सपना होगा कि उनके जनपद में, उनके गृह प्रदेश में भी वो सब कुछ मिले जो उनको दिल्ली में मिल रहा है। तो ये हमारा जो बेस है, जो उत्तर प्रदेश की कुव्यवस्था से परेशान है, ये बेस हमारा वोट बैंक है। जो बिजली के बिलों से परेशान है, जो इलाज नहीं मिलने से परेशान है, ये हमारा वोट बैंक है। यहाँ के महंगे स्कूलों की महंगी फीस से परेशान है, ये हमारा वोट बैंक है। ये जरूर आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए हमारे पक्ष में प्रचार भी करेगा और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी करेगा। ठीक है, मैं अजमल साहब के पास चल रहा हूं, मैं उनके पास चलूंगा। अजमल साहब, ये भी खबर आ रही है कि शिवपाल यादव जी से भी बातचीत कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि बिहार में बीएसपी से आपका गठबंधन था, क्या वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? पैची नहीं है, एंकर साहब क्यों सवाल कर रहे हैं? पैची नहीं है अजमल साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, बिहार में बीएसपी से आपका गठबंधन था, क्या वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम हर तरह के गठबंधन जो सेकुलर पार्टियां, उनसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले भी कहा कि हम उनसे गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि लोगों के अपने अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। अब किससे गठबंधन होता है, बीएसपी से गठबंधन होता है फाइनली कि नहीं, ये अकेले हम थोड़ी तय करेंगे। इसको तय करने के लिए बीएसपी की जो नेता है उनकी भी जरूरत है। तो अभी क्या होगा, लेकिन हमारी तरफ से ऑफर ओपन किया है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। मतलब आप तैयार हैं बीएसपी से गठबंधन के लिए? आपकी तरफ से ऑफर किया है बीएसपी को गठबंधन के लिए, कह रहे हैं आप? ये नहीं आता ना, उसी से चलो। क्या होगा, लेकिन हमारी तरफ से ऑफर ओपन किया है हमारे प्रेसिडेंट साहब। मतलब आप तैयार हैं बीएसपी से गठबंधन के लिए? आपकी तरफ से ऑफर किया है बीएसपी को गठबंधन के लिए, कह रहे हैं आप? देखिए, हमने बिहार में गठबंधन किया था ना, बीएसपी जिस अलायंस में हम थे उसमें बीएसपी भी थी, तो हमें कोई परहेज नहीं है। अब ये बीएसपी को तय करना है कि हम जिस अलायंस में राजभर के साथ जा रहे हैं, राजभर साहब के साथ जा रहे हैं, वो उसमें आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं डॉक्टर समीर सिंह के पास चल रहा हूं। डॉक्टर समीर सिंह, अब कितनी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का दायरा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से ये बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है 2022 में? दायरा बढ़े घटे इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है, उस विकास के आधार पर हम पिछले दिनों भी चुनाव लड़े थे। आदरणीय मोदी जी ने जो किया था, हमने 2019 की लोकसभा लड़ा और हमने उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के काम के आधार पर बाई इलेक्शन लड़ा, हमको बड़ी सफलता मिली है। और अभी मैं आम आदमी को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बनारस से लोकसभा लड़े थे, लौट के गए, फिर उनके दर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हसीन सपने दिखाते हैं और लोगों को लूटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे सजग है, सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी एक मदारियों की पार्टी है जो सिर्फ लोगों को सपने दिखा के उनको लूटना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको खारिज कर चुकी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज देखा था, जो अपराध देखा था, जो भ्रष्टाचार देखा था, जो हल्ला बोल देखा था और जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, वो सब उत्तर प्रदेश की जनता ने देख के यह तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में होने वाला है, जिसको उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी राजभर साहब का बयान आपने दिखाया, राजभर साहब ने 2007 में समाजवादी पार्टी से समझौता किया था, अपने भी सीट हार गए। 2012 में उन्होंने
यहाँ के एक नहीं तो राजभर साहब से आपने गठबंधन किया था ना, राजभर साहब से आपने गठबंधन किया था, वो वही तो कह रहे हैं कि भाई मुझसे गठबंधन किया तो इसका मतलब ताकत रही होगी मेरी, तभी तो बीजेपी ने मेरे से गठबंधन किया। ठीक है, मैं इस पर आपका जवाब लूंगा। और अनुराग भदौरिया साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलूंगा। इस वक्त की असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री यूपी की सियासत पर क्या असर डालेगी, किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, किसको क्या फायदा होगा, इस पर हमारी चर्चा लगातार चल रही है। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ बना हुआ है। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चल रहा हूं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे थे जब चर्चा चल रही थी। अनुराग जी आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वक्ता भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि गुंडागर्दी जितनी अभी इस समय पहले कभी नहीं थी, महिला के अत्याचार में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। 8 पुलिस वालों का यहाँ पे अपराधी इनकाउंटर कर दे रहे हैं। सीओ एसडीएम सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है। सीओ एसडीएम का मतलब तो समझते होंगे, अगर सीओ एसडीएम के सामने अगर हत्या होने लगे और पुलिस का इनकाउंटर होने लगे और महिलाओं पे अत्याचार में आप अपने नेताओं को बचाते घूमते रहे, तो ये तो शर्म की बात है मुझे लगता है। और इसमें आपको शर्म आनी भी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो दुर्भाग्य की बात है कि आप सीओ एसडीएम के हत्या जाए। और महिलाओं के जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, जिस तरह से बाराबंकी की घटना हुई, जिससे बुलंदशहर की घटना हुई, जौनपुर की हुई, आजमगढ़ की हुई, लखनऊ की हुई, लखीमपुर की, उन्नाव की हुई, और आपका कोई नेता उस महिला के घर नहीं गया, ना महिला के साथ बोलने को तैयार है। आप तो बल्कि उन्हीं पे दबाव डाल रहे थे कि आप उल्टा कर दीजिए केस को। तो अब कमाल है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है और महिलाओं को अपना न्याय पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने। तब कैसा न्याय है भाई, जरा बता दीजिए मुझे। और मैं जैसे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश महिला के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। लगातार यहाँ अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है यहाँ पे। अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपराध, अब तो मॉब लिंचिंग भी शुरू हो गई। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराध है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराध के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग आपकी बची है, जो आप झूठी मार्केटिंग करते रहते हो। आप अपराधी को मारिए, किसी ने नहीं रोका है। अपराधी को आप घर के आगे किसी ने नहीं रोका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध तो कम कीजिए। चेयरमैन स्वामी को तो पकड़ा कीजिए। जब उनके पास आरोप लगता है तो आप क्यों बचाते घूमते रहते हैं? कुलदीप सेंगर को बचाते कौन घूम रहा था? बोलिए, ज्यादा बोलने से पोल खुल जाती है, इसलिए उतना ही बोलिए जितने में आपका ढोल है। ढोल के अंदर ढोल है, बजाते रहते हो ढोल। ये जो ढोल बजाते हो, झूठा ढोल, ज्यादा बजाने से फट जाता है, इसलिए उतना ही बजाया करो जिसमें फटे नहीं करे। अब फट गया, हमने बता दिया आपको, फिर क्या करेंगे वो आप बताइए। बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहीं पुलिस का इनकाउंटर हुआ? आज तक बताइए, 8 पुलिस वालों का इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में? बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बताइए कभी सीओ एसडीएम के सामने किसी की हत्या हुई? बताइए कभी, कहीं बताइए। यहाँ पे जो सुबोध सिंह थे, जिन इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को, हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी किस तरह का पद दे रही थी, याद है आपको? उसको सपोर्ट कर रहे थे आपके कुछ संगठन के आर एस एस, बजरंग दल, पता नहीं कौन सा दल है, उसको सपोर्ट करने में लगे हुए थे आप। तो आप अपनी बात तो मत कीजिए। आपकी ऐसा ढोल है जो पोल ही पोल है, उसको कुछ नहीं है। इसलिए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप विकास की राजनीति कर नहीं सकते, आप नफरत की बात कर सकते, नफरत की राजनीति कर सकते हैं। यही आपको आता है, विकास को आता नहीं है। विकास के नाम पे तो आप समाजवादी के काम काट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अभी आपको देखो मेरे बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मुझे पता है कि आप बुराई कर नहीं पाओगे कुछ भी। हम तो बोल बुराई कर। अनुराग जी ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुराग जी ठीक है। आपने इतने सवाल उठाए, मुझे लगता है कि मैं इस पर जवाब ले लूं समीर सिंह जी से। समीर सिंह जी देखिए, जब अगर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और ये है, पिछले दिनों बहुत सी घटनाएं इस तरह की हुई हैं उत्तर प्रदेश में जिसने सवालिया निशान खड़ा किया है जरूर कानून व्यवस्था को लेकर। और जब सवालिया निशान खड़े होते हैं तो उसका जवाब सरकार को देना होता है। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस पर जवाब देना होगा क्योंकि कई सारे मुद्दे होते हैं और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कानून व्यवस्था का जिम्मा पूरी तरह से राज्य सरकार का है और अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इस पर आपको जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है और आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने सदैव जब भी गुंडों पर कार्रवाई होती है, अपराधियों पर कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ खड़ी होती है। कानपुर के अंदर बिकरू कांड हुआ था। बिकरू में जिस आदमी ने पुलिस पर गोली चलाई थी वो समाजवादी पार्टी का नेता था, उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी और सपा ने उसको अपने शासनकाल में गुंडा बनाया था। ऐसे में 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूँ। अतीक अहमद किसके थे, मुख्तार अंसारी किसके थे, अफजाल अंसारी किस पार्टी के नेता हैं? ऐसे में 1 दर्जन। समीर जी इसीलिए तो उनको हटा के आपको भेजा ना सत्ता में। समीर जी इसीलिए तो उनको हटा के आपको भेजा सत्ता में कि आप कुछ नया करेंगे। ये अपराधी जेल के आपकी मानसिकता पे तरस आता है, आपकी झूठ पे तरस आता है। 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर हो गया, आपकी
सरकार में उसको बचाने के लिए कहते समाजवादी के गुंडे थे। मतलब यहाँ चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार समाजवादी के थे। चिन्मय स्वामी क्या समाजवादी के? नहीं, चिन्मय स्वामी भी समाजवादी के हैं क्या? देवरिया में जो सीएम और एसडीएम के सामने गोली मारी गई, वो विधायक सपोर्ट कर रहे थे हत्यारे का, वो भी समाजवादी का था क्या? विधायक भी समाजवादी के हैं क्या? विधायक जो विधायक उनको बचाते घूम रहे हत्यारे को, उसके ऊपर में फूल मार हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे, समाजवादी के क्या? प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी के क्या? कुलदीप सेंगर समाजवादी के थे क्या? किसको बचाओगे प्रभु, किसको बचाओगे? पूरा भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है, कहाँ बचाओगे आप? किसको बचाते घूमोगे? नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। अजमल खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, आप कह रहे हैं हम गठबंधन के लिए भी लगातार ओपन है और गठबंधन भी हम कर रहे हैं, एक मोर्चा बना के हम लड़ेंगे। किन मुद्दों के साथ जो AIMIM है या गठबंधन है वो उतरेगा? जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल को रखेंगे सामने और दिल्ली मॉडल के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों से, क्या जब लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम शांति, लोगों की शांति सुरक्षा के मुद्दे पर उतरेंगे, हम लोगों के विकास के मुद्दे पर उतरेंगे, हम लोगों के एजुकेशन के मुद्दे पर उतरेंगे। हमने जिस तरह से हमारी पार्टी ने हैदराबाद में काम किया है उसको रोल मॉडल बना के उतरेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि जो नफरत की राजनीति बीजेपी ने पैदा करी है, अभी हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे हैं वो तमाम लोगों को गिना रहे हैं। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री देख लें, और अगर उनको इतना ही भरोसा अदालतों पर था तो अदालत में जाना चाहिए था। खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 के 24 मुकदमे उन्होंने वापस ले लिए। ये जो बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ जो आप देखिए कि किस लेवल तक की प्रशासन से मिलकर गुंडागर्दी हो रही है। जो भदौरिया साहब ने बताया या जो कुछ भी हुआ अभी पिछले दिनों, उसको सारे लोगों ने देखा किस तरह से पुलिस गुंडाई कर रही है सड़कों पर, किस तरह से इनोसेंट लोगों को जेल भेजा जा रहा है, किसी को किसी नाम पे, किसी को किसी नाम पे। एक केस पे NSA लगा दिया जा रहा है। रोज हाईकोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं। एक 323 का केस है, आदमी को NSA में बंद कर दिया, उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जा रहा है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। कोई बात नहीं, हम माननीय योगी जी के सारे भाषण यूट्यूब पर सुन लीजिए और जान लीजिए कि उन्होंने किस तरह की प्रेम सद्भावना फैलाई है, नफरत की हर लेवल को पार किया है माननीय योगी जी ने। अभी आप नगर निगम के चुनाव में ओवैसी भाइयों का भाषण सुन लीजिए। हैदराबाद किसी की जागीर नहीं है। देश के किसी कोने में भी किसी को भी चुनाव लड़ने का, किसी को भी जाने का अधिकार है। हैदराबाद ओवैसी की बपौती नहीं है, किसी की भी बपौती नहीं है। देश के किसी भी भूभाग पर किसी को, अरे सर्जिकल स्ट्राइक हैदराबाद में करने कौन गया था? अपने ही देश में आपका नेता कह रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हैदराबाद में तो नतीजे ओवैसी साहब से ज्यादा बीजेपी के फेवर में रहे हैं। हमारे नौजवान, हमारे सिपाही वहाँ शहीद हो रहे हैं, वहाँ बोलने की हिम्मत नहीं। हैदराबाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? इस तरह की नफरत फैलाने का काम कबर से निकाल के शमशान से होकर 1992 से देखना शुरू करो। ओवैसी ये योगी, माननीय योगी जी वही है जो 2007 में पार्लियामेंट में रो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। आपको हैदराबाद ने खारिज कर दिया और योगी जी के नीतियों पर मोहर लगाया। योगी जी की बातों को सही कहा। शर्म नहीं आती आपको बैठ के ये बातें कहते हुए? आप जिसकी वकालत कर रहे हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी है हैदराबाद में, और आप चले पूरे देश के अंदर नफरत। हैदराबाद में हमने 44 सीटें थी, 44 की 44 रिटेन करी है। आपने जो नफरत फैलाई है। मैं वैभव माहेश्वरी के पास चल रहा हूँ। ठीक है, मैं वैभव माहेश्वरी जी के पास जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपने इस डिबेट में सुन लिया होगा, जान लिया होगा इन सब बातों को सुनकर कि मुकाबला बिल्कुल भी आसान आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला नहीं है, और आपका तो वेलकम ही ऐसे किया है बीजेपी की तरफ से कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आधा प्रचार तो हमारा बीजेपी करेगी, बाकी आधा हमें खुद करना पड़ेगा। तो जिस तरह से एक साधारण सी घोषणा करी थी आम आदमी पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, मुझे लगता है किसी भी दल के लिए एक साधारण एक वेलकम सूचना होनी चाहिए। लेकिन
कल से जिस तरह से इनके मंत्री और प्रवक्ता रिएक्शन दे रहे हैं, लगता है कि तीर जो छोड़ा था वो बहुत ही गहरे जख्म पे जाके लगा है और बहुत परेशान है कि कैसे होगा। वो पार्टी अगर यहाँ आ जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करती है, हिंदू मुसलमान नफरत में नहीं फंसना चाहती, पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहती, वो ये बात करना चाहती है कि आम आदमी को सस्ती बिजली मिल रही है कि नहीं, स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, उसको पढ़ाई लिखाई मिल रही है कि नहीं, और उनको रोजगार के मौके मिल रहे हैं कि नहीं। तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी करने से अब जनता का पेट नहीं भर रहा है। टीवी डिबेट में आकर ये सब माननीय माननीय करने से पेट नहीं भर रहा है। माननीय आदमी अपने कर्मों से होता है, और कर्म ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेरोजगारी और गरीबी से और बेकारी से बहुत परेशान है। इसका समाधान नहीं करना पड़ेगा। डिबेट में चीखने चिल्लाने से आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आप समाधान क्या लेके आए? आप अपना जरा स्कूल का मॉडल बताइए क्या है, आपके अस्पतालों के हालात जरा बताइए क्या है, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया वो बताइए क्या है। आप हर तरह से फर्जीवाड़े में आप नंबर 1 है, दूसरे दलों को खालिस्तान पाकिस्तान बताने में आप नंबर 1 है, और नफरत की बातें फैलाने में आप नंबर 1 है, मुद्दों से लोगों को काटने में आप नंबर 1 है। और मतलब आम आदमी पार्टी की किसी भी स्ट्रैटेजी का या किसी भी तरीके की राजनीति का आपसे के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप किस मुंह से ये कहते हैं कि पार्टी आएगी और इस जमाना जब्त हो गया, क्या होगा? जनता हमसे हमें गले लगाने को तैयार बैठी है, और इतना भारी मांग है लोगों की कि उत्तर प्रदेश जैसे इंपॉर्टेंट प्रदेश में आम आदमी पार्टी जैसा पब्लिक से जुड़ा हुआ दल आए। ठीक है वैभव जी, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं दिल्ली के अलावा जहां जहां आप चुनाव लड़े हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़े हैं, पंजाब में आपने कहा था हम सरकार बनाएंगे, 20 सीटें आप पंजाब में जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद गोवा हुआ, वो शून्य रहा, गुजरात में 20 सीटों पर लड़े, वो शून्य रहा, केजरीवाल जी के गृह राज्य हरियाणा में लड़े, वहां पर शून्य रहा। तो यानी कि वहां आप अपनी बातें लोगों को पहुंचाने में नाकामयाब रहे, तभी ये रिजल्ट रहा। यूपी में कैसे उम्मीद कर रहे हैं? के चुनाव थे, जब दिल्ली ने वापस से रिपीट किया है, तो जनता ने पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ये कहकर वोट मांगे थे इतिहास में कि हमने अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना मत देना। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात यह है कि उत्तर असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, और इसका सबूत यह है कि हर बार ही पार्टियों के बीच में बदलती है। कभी सपा जाती है तो बसपा आ जाती है, कभी बसपा जाती है तो कांग्रेस आ जाती है, कभी भाजपा आ जाती है। जनता को समाधान नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर इतनी जागरूक है कि वो पार्टी बदल देती है और विकल्प तलाशती, इस बार उस फ्रेश विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, और यहाँ की जनता की जागरूकता का फायदा कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? सभी पर, सभी 403 पर लड़ेंगे? ये फैसला हुआ अभी? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से एक विकल्प देने जा रही है, इसलिए सभी सीटों पर जहां पर हमारे पास अच्छे कैंडिडेट उपलब्ध होंगे वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, बलात्कारी अपराधी और गंभीर मुकदमे जिनके ऊपर होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ समझौता हम नहीं कर सकते। बिजली और पानी हमारा मुख्य मुद्दा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। आप बाकी लोगों से मेरी निवेदन है कि वो या तो अपने एजेंडा में बदलाव लाएं या फिर इस नई राजनीति को आप देखें। ठीक है, बीजेपी का एजेंडा बदलेगा क्या? डॉक्टर समीर सिंह वो कह रहे हैं कि हम पूरा बड़ा अभियान की तैयारी हम कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेके आएंगे यूपी में। देखिए दिल्ली का इनका कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। नगर निगमों के अंदर ये पैसे नहीं दे रहे हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं, ये आप नहीं कह सकते डॉक्टर समीर सिंह, ये आप नहीं कह सकते प्रचंड जीत मिल रही है आम आदमी पार्टी को। पिछले चुनाव में भी प्रचंड जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में। ये नहीं कह सकते कि जनता नकार रही है या जनता नकार रही है, नहीं कह सकते। फ्री बिजली, फ्री पानी का सब जवाब दिखा के इन्होंने जो वोट लूटा है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कोरोना में अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया है, और उत्तर प्रदेश की जनता और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चेहरे को देख लिया कि कोरोना के अंदर किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली के लोगों को ले जाके बॉर्डर पर छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, उनको भूखों मरने को छोड़ दिया। अब किसी को एक टैबलेट पैरासीटामॉल का भी नहीं दिया। आज दिल्ली के अंदर देश का सबसे ज्यादा कोरोना है। कोरोना के अंदर इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री अपने घरों में डूबके हुए थे, किसी के अंदर भी निकल के कोरोना की व्यवस्थाओं को लेके साहस नहीं था। ये किस बात का सब जवाब दिखा रहा है? इनके झूठ को दिल्ली की जनता समझ गई है, इनके झूठ को दिल्ली की जनता समझती है, और इनके झूठ को अब देश भर की जनता समझ गई है। इसी नाते आप देखेंगे कि जहां जहां ये गए चुनाव लड़े, ये हाशिए पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी लड़ रहे,
ये हाशिए पे है, ये हाशिए पे है और रहेंगे हाशिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिबेट को खत्म करने का भी टाइम हो रहा होगा। मुझे एक सवाल अजमल खान साहब से भी लेना पड़ेगा। अजमल साहब, ये आरोप लगते रहे हैं ओवैसी साहब पर, AIMIM पर, कि ये बीजेपी की बी टीम है, और एक बार फिर से ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो, इसीलिए ओवैसी साहब अब यूपी की राह चल निकले। देखिए, आरोप लगाने वालों को तो मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। अब रहा सवाल ये कि हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा था ना, क्या हुआ? पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, 5 सीट जीत गए, वो सारे तरह के आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम पिछली बार इलेक्शन लड़े, 2 सीट जीते, अब की बार इलेक्शन लड़े, 2 सीट जीते। बीजेपी की साथी जो है शिवसेना ने इनको डिच कर दिया, अब इसमें भी मेरा रोल हो जाएगा। आरोप लगाने वालों को तो मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। ये BTC टीम कहें, ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे, ये खुद ही बी टीम साबित नहीं हो पाए। केजरीवाल जीत गए। आरोप इससे भी लगते हैं कि ओवैसी साहब आएंगे, ओवैसी साहब किसके वोट काटेंगे? ओवैसी साहब किसके वोट काटेंगे? विपक्ष के विरोध काटेंगे, या विपक्ष के वोट काटेंगे, यानी कि जो बीजेपी विरोधी हैं उनके वोट काटेंगे, उनके वोटों में बिखराव होगा, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए आरोप लगते हैं। अरे भाई केजरीवाल साहब आ रहे हैं, बनियों का वोट काटेंगे, संजय सिंह टहल घूम रहे हैं, ठाकुरों का वोट काटेंगे, तो फिर योगी जी क्या करेंगे? योगी जी किसका वोट पाएंगे? योगी जी ऐसे ही कट जाएंगे। बी टीम तो आ गई आप बन के उनकी। यानी कि आप मान रहे हैं कि एक सॉलिड वोट बैंक आपका रहेगा, यहां पर वोट जुटाने में कामयाब रहेंगे, 2-4 सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे। देखिए, वोट बैंक की राजनीति बीजेपी वाले लोग करते हैं, वो भी नफरत के बिना पर। मैंने आपको कहा ना, 40% हिंदुओं का माइंड हैक करके ये इलेक्शन जीत रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी एक वादे पे खड़े उतर। किसानों का क्या हाल है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुन लीजिए, और मजेदार ये कि राजनाथ सिंह की 2014 की जनवरी की स्पीच सुन लीजिए, क्या कहते हैं, और आज किसान क्या कर रहे हैं। तो देखिए ना, हर जगह यहाँ पर CAA के लोगों के ऊपर जो है NSA लगा दे रहे हैं, उसमें ठेले वाले, खोंचे वाले सब लोग हैं जो इनके पुलिस के कैमरे में आ गए। सबसे राष्ट्र को खतरा है। मैंने आपको बताया ना, आजकल हाईकोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं, एक मुकदमा काहे का 323 का, क्या लगा हुआ है? NSA। इस तरह का प्रशासन चला रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। SDM CO की मौजूदगी छोड़िए, यहाँ पुलिस का कोई भी अफसर हो वो खुद ही मारा जा रहा है। SP साहब की क्या हाल कर दी आपने देखा? जब ये MLC का इलेक्शन हो रहा था, कप्तान का तो ये हाल है। कौन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा? कैसी बात करते हैं? ठीक है, वैभव, मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा कि PM मोदी और CM योगी के चेहरे के सामने आम आदमी पार्टी किसको उतारेगी? किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? बीजेपी के पास तो 2 बड़े चेहरे हैं। दोनों ही चेहरे बड़े हैं और बड़े फेल। ये इनके पास पब्लिक की किसी समस्या नहीं, लेकिन का रिजल्ट समाधान है उनके पास, रिजल्ट है उनके पास। आप फेल कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट है उनके पास। चाहे हैदराबाद की बात कर लें या कहीं भी बात कर लें, बीजेपी बढ़ रही है लगातार। आप फेल कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उनके पास है। मेरी बात पूरी हो जाने। अभी तक क्या था कि जहां पर पब्लिक को विकल्प दिखाई नहीं पड़ता कि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, वहां पर झूठ के सहारे, प्रपंच के सहारे और सामाजिक बंटवारे के सहारे ये चुनाव जीत जाते हैं। अफवाह फैलाने की मशीनरी इनके पास बहुत बड़ी है, उसके जरिए चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब बिजली और पानी और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने वाली कोई मजबूत पार्टी इनके सामने आ जाए, उस समय पर ये अलाय बलाय बकने लगते बोलने लग जाते हैं। और ये ऐसी अफवाह फैलाना लोगों के, आप देखिए दिल्ली में इन्होंने क्या किया, बिजली पानी पर बोलने के लिए हमने इनको मजबूर किया, लेकिन उसके बाद भी इनका जो पेट डायलॉग था वो ये था कि शाहीन बाग के नाम पर बटन दबाना, शाहीन बाग के नाम पर। आज देखिए दिल्ली की जनता ने शाहीन बाग के नाम पर बटन दबा दिया, और क्या हुआ? मुंह की खाई। मूल बात यह है कि यूपी दिल्ली नहीं है, यूपी के सियासी समीकरण बहुत ज्यादा अलग हैं, बहुत वोटिंग पैटर्न यूपी का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और कुल मिलाकर जो बातचीत अभी हुई है इस पूरी डिबेट के दौरान, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि है अभी 1.25 साल का वक्त, लेकिन तैयारी सभी दल अभी से शुरुआत कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।